बच्चों, मैं विवेक कुमार अपने YouTube चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस इस पर आपको साइंस का क्लास, SST, संस्कृत, हिंदी, मैथ, ये सब की होगी क्लास। ये इंग्लिश अर्थात 10th बोर्ड के लिए आपका ये चैनल पर आपका तैयारी होगी, जिसमें अभी हम साइंस पोर्शन को लेकर के चल रहे हैं और साइंस पोर्शन में इसका हम सिलेबस समझा रहे हैं और उस सिलेबस के तहत हम आगे बढ़ेंगे। ये तो साइंस में 3 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक आपका बायो हो गया। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, जिसमें अभी हम रसायन पढ़ाएंगे। रसायन में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पहला चैप्टर है। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले थोड़ा इसका हम देख लेते हैं कितने मार्क्स का क्या आ रहा है, एग्जाम में पूछ रहा है, उसको देख लेते हैं। तो टोटल मार्क्स आपका साइंस के लिए 100 मार्क्स है। 100 मार्क्स में प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है। बाकी बचा ये 80 मार्क्स, जिसमें 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का आपका ये सब्जेक्टिव रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों से क्वेश्चन आएंगे। ये करीब करीब 13 एक बढ़ेगा। ये बायो को मान लीजिए 14 या किसी एक को ही 14 मार्क्स का रहेगा। ये सब्जेक्टिव में भी ठीक यही है। ये आपका एवरेज या रेशियो मान लीजिए कि 13 मार्क्स का रहेगा, किसी एक में ज़्यादा मान लीजिए कि ज़्यादा रहेगा। ये फिजिक्स 13 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी आपका 13 नंबर का और बायोलॉजी भी आपका 13 या 14, किसी एक को मान लीजिए 14 मान लीजिए बायोलॉजी को। ये जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न और एक आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या डबल होता है और उसमें से आपके आधे प्रश्न का जवाब देना होता है। जैसे लघु में 8 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, जिसमें 1 क्वेश्चन का जवाब लिखना है। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, कहीं से भी 1 से 8 तक है, उसमें से 4 क्वेश्चन का जवाब दें। दीर्घ उत्तरीय में 2 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 1 क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है। ये और ये आपका 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है। ये तो 4 दूना ये 8 हो गया। ये और ये आपका 5 नंबर का है। ये 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स। तो ये 8 5 13 नंबर का हो गया। यही आपका एवरेज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और आपका बायोलॉजी में रहेगा। ये तो साइंस का ये पैटर्न है, जिस पैटर्न के तहत बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इसी मार्क्स के अनुसार। ये तो सबसे पहले अभी हम रसायन शास्त्र स्टार्ट करते हैं। और रसायन शास्त्र का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो आता है कि रसायन शास्त्र के जनक कौन है। ये फादर ऑफ
रसायन शास्त्र के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें हैं, इसको जान ले हम लोग। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हैं लेवोजियर हैं। लेवोजियर नामक वैज्ञानिक को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं। और केमिस्ट्री जो है ये कीमिया वर्ड से आया है, ये कीमिया शब्द से केमिस्ट्री बना है ये। तो ये बहुत बेसिक बात है। अभी हम मूल बात पर आते हैं, जो चैप्टर है उस पर हम आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन ये, या इंट्रोडक्शन में आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं, दोनों एक ही बात है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, एक पदार्थ हम ये फर्स्ट लिखे, ये सेकेंड, या आप इसको एक्स वाई के टर्म में भी देख सकते हैं। एक पदार्थ एक्स है, दूसरा पदार्थ क्या है, वाई है। जब दो या दो से अधिक, और भी अधिक ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, तीनों पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर करके, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर करके एक नए पदार्थ का निर्माण करे, तो इसको हम रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ अकेले विखंडित होकर के, वियोजित होकर करके, टूट कर करके, अकेला ये टूटेगा, वियोजित मतलब टूटना, टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देता हो, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा ध्यान देंगे, जब दो या दो से अधिक, तीन मान लीजिए, चार मान लीजिए, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर दे, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या कोई पदार्थ अकेले टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले यहाँ पर, एक पदार्थ सी लेते हैं कार्बन, और एक लेते हैं O2। कार्बन कोई पदार्थ है, जैसे कागज ले ले, कोयला ले ले, कागज भी है तो भी जलेगा, तो कार्बन का फॉर्म है ये। कोयला है, कोक है, ये भी आपका कार्बन ही है ये। इसको हम जलाएंगे वायु की उपस्थिति में, तो ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ दो पदार्थ हैं, और दो पदार्थ से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है। या और भी ले सकते हैं, H+O2, तो ये बनेगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये भी आपका दो पदार्थ है, एक पदार्थ का निर्माण हुआ है ये। और कोई पदार्थ अकेले, जल को भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु, ऑक्सीजन के दो परमाणु मिल कर करके जल के एक अणु का निर्माण करते हैं। अब दूसरा जो परिभाषा है कि कोई पदार्थ अकेले, तो अकेला में जैसे कि हम संगमरमर ले लेते हैं, CaCO3, इसको हम संगमरमर कह ले, या फिर इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अकेले टूट कर करके बनाएगा CaO प्लस CO2। CaO का मतलब कली चूना, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये पदार्थ जो है, संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र है कैल्शियम कार्बोनेट, ये अकेले टूट कर करके क्या दे रहा है, ये CaO प्लस CO2, दो पदार्थ बना रहा है। तो परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक पदार्थ बन जाए, या कोई पदार्थ अकेले ही टूट कर करके दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है, इसको हम लोग देखते हैं, या क्या कारण है इसको देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसको देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है या रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, इसका हम रीजन देखेंगे।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो तत्वों की संख्या है अभी वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार वो 118 है, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु है। धातु, अधातु और उपधातु हैं, सब मिलकर के 118 है। हालांकि इसका चैप्टर ही है 10th क्लास में धातु एवं अधातु, फिर भी बेसिक यहाँ हम बताते हैं ताकि आपको आसान हो समझने में। ये धातु का नेचर है कि इसके बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। बेसिक बता रहे हैं, इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण एक अलग चैप्टर में ही पढ़ना है, तो उतना यहाँ पर हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे। यहाँ बेसिक आपको हम बता दे रहे हैं ताकि आपको आसान हो समझने में। ये धातु के सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसको हम धातु बोलेंगे। और अधातु पहचानने के लिए सबसे बाह्यतम मतलब सबसे अंतिम कक्षा में, सबसे अंतिम कक्षा में यदि 5, 6, 7 और 8 रहते हैं, इसको हम अधातु बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम लिखे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। और आप जानते हैं कि जो पहला कक्षा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार हम काउंट करेंगे, 8 और 2 10, और ये आपका बचा ये 1, ठीक है, जिसको हम KLM ये वाला फॉर्म में करते हैं। और 21 सूत्र पर आधारित है, तो ये 2n² सूत्र पर आधारित है। किसी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको हम 2n² सूत्र से निकाल सकते हैं, जहां n क्या है तो अंतिम कक्षा की संख्या, या इसको हम क्वांटम संख्या में भी देख सकते हैं, हालांकि वो हायर क्लास में है, यहीं पर रखेंगे हम लोग। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n मतलब बोलते हैं इसको मुख्य क्वांटम संख्या। तो यहाँ 10वां क्लास में मुख्य क्वांटम संख्या का काम नहीं है ये, इसको बस जान लीजिए कि n को हम एक और नाम से भी कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ पर आपको जानना है n4 क्या है, तो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो पहला में आता है 2, इस सूत्र पर निकालेंगे तो 2 आएगा, दूसरा में 8 आएगा, तीसरा में 18, 32, ऐसे बढ़ते जाएगा ये। तो यहाँ पर 2 आया, दूसरा में 8, 8 और 2 10, और एक बच गया हमारा ये 11 हो गया ये। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आया है, तो सोडियम को हम धातु के कैटेगरी में रखेंगे। सोडियम क्या है, धातु है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम आ जाएगा। ये मैग्नीशियम होता है 12, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, और 8 और 2 10, और 2 कितना 12 हो गया ये। तो मैग्नीशियम में अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको भी हम धातु मानेंगे। एल्यूमिनियम में आपका 13 है, तो 13 में आ जाएगा 2, 8 और ये 3, 8 और 2 10 और 3 13 ये। तो अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी धातु है। ये कहने का मतलब कि धातु हम तब बोलेंगे कि सबसे बाहर कक्षा में, सबसे अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको हम धातु बोलेंगे। धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये करता है त्याग। त्याग मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को वो किसी दूसरे को डोनेट करेगा, दान में देगा। और अधातु में क्या होता है कि अंतिम में 5, 6, 7, 8 रहेंगे, ठीक है। हालांकि इसका वैलेंसी भी निकालेंगे हम लोग, तो 8 में से माइनस करेंगे 3, इसका वैलेंसी 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। 0 किसका होता है, ये होता है निष्क्रिय गैस का, ठीक है। निष्क्रिय गैस किसको बोलते हैं, निष्क्रिय गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, ठीक है। या 18th ग्रुप का तत्व, 18th जो समूह होता है, कॉलम होता है, उसमें 18th में आ जाए। या शून्य समूह बोलते हैं, शून्य इसलिए बोलते हैं इसका वैलेंसी शून्य है। ये सब इसी एक ही ग्रुप के हैं ये। और कौन कौन उसमें आएंगे ये भी जान लीजिए। तो पहला आपका आ जाएगा उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हीलियम का परमाणु संख्या 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, 54, और ये आ जाएगा रेडॉन का 86।
हीलियम 2, नियॉन 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36 सॉरी, जेनान 54 और रेडान का 86 है। निष्क्रिय गैस इसलिए कहा जाता है कि ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, ये जितने भी जो हम यहाँ पर लिखे हैं ये एलिमेंट में, अधातु में, ये रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं लेंगे। हालांकि 11th क्लास में पढ़िएगा तो ये एक्सेप्शन हो जाएगा। जेनान का भी होता है, XeCl3 बनता है, XeCl6 ये बनता है, ये रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं ये जेनान। ये तो इसको छोड़िए, 10वां क्लास तक बस इतना याद रखना है कि निष्क्रिय गैस केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, या स्टेबल होता है या स्थायी होता है ये। और भाग लेंगे कौन? तो धातु और अधातु। धातु क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। क्योंकि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन के बाद एक एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा इसलिए बोलते हैं कि सभी तत्वों का ऐसा प्रवृत्ति होता है, सब तत्व चाहता है कि मेरे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सभी तत्वों की ऐसी प्रवृत्ति होती है, चाहत होती है कि मेरे अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर ज्यादा है तो वो त्याग करेगा, 8 से कम है तो वो किसी से ग्रहण करेगा। तो ग्रहण करने की क्षमता जो होती है ये अधातु में होता है, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का जो क्षमता होता है ये धातु में होता है ये। ठीक है, और यही कारण जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का बनता है ये। तो सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि सभी तत्वों की ऐसी प्रवृत्ति होती है रासायनिक अभिक्रिया में कि मेरे अंतिम कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाइए? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। 8 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? तो निष्क्रिय गैस का होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं नियॉन 10 है ये, तो इसके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके अंतिम में भी 8, इसके अंतिम में भी 8, इसके अंतिम में 8, इसके अंतिम में 8। हीलियम में केवल अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। तो अंतिम में यदि 2, 8 और 8 ये सब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो ये हो जाता है निष्क्रिय गैस, अर्थात ये केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे। तो जितने भी जो धातु और अधातु होते हैं इनकी प्रवृत्ति या इच्छा होती है कि उसके नजदीक का नियरेस्ट जो निष्क्रिय गैस है उसकी हम संरचना प्राप्त कर लें, ताकि पुनः फिर से हमको रासायनिक क्रिया में भाग न लेना पड़े। जैसे कि सोडियम है, इसको हम इरेज करके आपको बताते हैं। जैसे कि सोडियम है ये, तो सोडियम जो है अपने नजदीकी किसके पास जाएगा उसको देखते हैं ये। जैसे यहाँ पर हम लिखे सोडियम, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, और ये अंतिम कह लीजिए, तीसरा कह लीजिए, ये 1 है। ठीक है, मतलब 2 आ गया, 8 आ गया और 1 आ गया ये। तो सोडियम चाहेगा कि मेरे अंतिम कक्षा में 2 और 8 ही रहे, ये 1 जो है इसका हम त्याग करें। ठीक है, 8 के बाद जब ज्यादा होता है 1, 2, 3 तक, तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, या धातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो त्याग कर देगा मतलब किसी दूसरे को दे देगा। तो अब इसमें बचा इसके पास 2 और कितना, ये 8 बचा ही। तो जोड़ें 8 और 2 10, 10 किसका है? तो नियॉन का है ये। ठीक है, तो नियॉन इसके नजदीक का निष्क्रिय गैस है, क्योंकि आर्गन के पास आएंगे तो 18, 8 जाना पड़ेगा। तो नजदीक कौन हुआ? ये यही हुआ ये, है ना। सोडियम के नजदीक आपका आ रहा है ये नियॉन आ रहा है ये। तो ये नियॉन का स्ट्रक्चर प्राप्त करेगा, जो जितना नजदीक से रहेगा, नजदीक को ही स्ट्रक्चर में लेता है ये। अब जैसे एक रिएक्शन यहाँ पर लिखते हैं उससे और क्लियर होगा ये। जैसे यहाँ पर हम लिखे ये NaCl एक यहाँ पर तत्व है, ये एलिमेंट है ये सॉरी एलिमेंट नहीं, इसको हम कंपाउंड बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे ये। और इसमें आपके सोडियम परमाणु और एक क्लोरीन परमाणु है। तो सोडियम का परमाणु संख्या जैसे कि यहाँ पर हम आपको बताइए 11 होता है, और क्लोरीन का क्या होता है? 17 होता है। तो ये बना कैसे, इसको देखते हैं ये। जैसे कि ये सोडियम अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, 11 है, तो 11 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया ये, तो बन गया ये भी 10। और जैसे ही 10 आया तो 10 किसका है? ये नियॉन का है। तो ये भी स्ट्रक्चर ले लिया नियॉन का। हम जस्ट बता रहे थे
कि सभी तत्व, जितने भी तत्व है, वो सभी का इच्छा होता है कि मेरे अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, अर्थात हम निष्क्रिय गैस बन जाएं। और निष्क्रिय गैस बन जाएगा तो पुनः उनको केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, और यही कारण बनता है रासायनिक अभिक्रिया का ये। तो सोडियम में 11 है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को। जैसे इसका होता है 17 परमाणु संख्या, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में कितना? ये 7 अंतिम में। तो 7 है तो ये 8 बनना चाहेगा ये, ठीक है, 8 ही 8 है तो 8, ऐसा नहीं कि 7 का त्याग करेगा, त्याग नहीं करता है क्योंकि ये अधातु है। अभी हम बता रहे थे कि अंतिम में 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, तो इसको हम क्या बोले? 8 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पर 7 ही का हम बात कर रहे हैं, ये अधातु है ये। और अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ग्रहण करेगा तो अपने यहाँ जैसे सोडियम से ग्रहण करेगा, इसको कितना ग्रहण करने की जरूरत है? 1, ये 7 से बनना चाहेगा अंतिम में 8, 5, ये 5, यहाँ पर 7 है तो 7 से बनना चाहेगा अंतिम में कितना? ये 8 बनना चाहेगा ये, इसका यहाँ पर 2 है और ये 8 है ये, और अंतिम में कितना है? ये 7 है, 2, 8 और 7 है ये। तो ये बनना चाहेगा ये 2, 8 और 8 का स्ट्रक्चर लेना चाहेगा ये। इसको हम अगर जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 8 18, तो 18 किसका है? ये आर्गन का है ये। तो इससे स्पष्ट होता है कि जितने भी तत्व हैं वो रासायनिक अभिक्रिया इसीलिए करते हैं कि हम निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त कर लें, और एक बार निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त हो जाएगी तो फिर से इसको केमिकल रिएक्शन में भाग लेना ना पड़ेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, कैसे होती है, इसका डिटेल रूप से आपको हम समझाए कि जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो धातु हैं या अधातु हैं, उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अपने निकटवर्ती अर्थात जो नज़दीक वाले हैं, ऐसा नहीं है कि उड़ करके चले जाएंगे रेडान के पास, नहीं, जो नज़दीक में आएगा, जैसे कि हीलियम और नियॉन के बीच में देख लीजिए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन किसके नज़दीक जाएगा? नियॉन के। ऑक्सीजन नियॉन के, नाइट्रोजन नियॉन के, ठीक है, तो नज़दीक वाला के पास जाएगा ये। लिथियम नियॉन के पास नहीं जाएगा, लिथियम का नज़दीक कौन पड़ेगा? हीलियम पड़ेगा, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, तो ये 10 के पास नहीं जाएगा। लिथियम जब भी जाएगा तो हीलियम का स्ट्रक्चर लेगा, क्योंकि नज़दीक इसका हीलियम का पड़ेगा ये। तो नज़दीक वाले का यह स्ट्रक्चर प्राप्त करते हैं, इसी कारण से रासायनिक अभिक्रिया होती है। और जो अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट, अष्टक, है ना, अष्टक कह लीजिए। अष्टक रूल बोल सकते हैं, अष्टक नियम बोल सकते हैं। अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, ठीक है, अष्टक नियम बोल सकते हैं, अष्टक रूल बोल सकते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना बोल सकते हैं उसको। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी निकटवर्ती निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं, अपने नज़दीक वाले निष्क्रिय गैस की संरचना प्राप्त करते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में दोबारा वो भाग लेना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया ये होती है ये। तो हम समझ रहे हैं कि आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा पूरा ये। अब हम आगे आते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, लेसन को आगे बढ़ाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब सबसे पहला आपका इसमें सवाल था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो उसको भी आप लिख सकते हैं विथ एग्जाम्पल। दूसरा आपका है कि रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, उसको भी हम समझाएं डिटेल में। अब आगे आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो, या कोई भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो उनको हिंदी में ही लिखना होगा। ऐसे आप इंग्लिश में भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स करके भी लिख सकते हैं, ये जिसको इंग्लिश बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश सब मिला के भी लिख सकते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला आपका आता है संयोजन अभिक्रिया, और ये सब परीक्षा में आता है। अगर इसका डेफिनेशन आया, डिफिनीशन नहीं आया तो फिर ऑब्जेक्टिव में वो दे देते हैं। कैसे पूछेंगे? रिएक्शन आपको लिख देगा, 4 ऑप्शन रहेगा कि ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन है कि वियोजन है। तो इसको पूरा ध्यान से समझना है, इसका परिभाषा भी और इसका एग्जाम्पल भी। क्वेश्चन सब्जेक्टिव लघु में भी आ सकता है और ये आपका ऑब्जेक्टिव का भी रूप ले सकता है, इसीलिए इसको ध्यान से सीखना है। ये संयोजन अभिक्रिया क्या है? तो संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना,
संयोजन का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना। अर्थ पर भी ध्यान देते चलना है, ये अर्थ बहुत हद तक उसका परिभाषा को क्लियर करता है। ये हिंदी में जो अर्थ होते हैं, जैसे शब्द का जो अर्थ होता है, अगर उसको आप समझेंगे तो बहुत हद तक उसका डेफिनेशन को क्लियर करेगा ये। तो संयोजन का अर्थ है जुड़ना। तो जुड़ने के लिए कम से कम आपको दो वस्तु चाहिए या दो पदार्थ चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पर दो अलग अलग हैं, यहाँ पर देख रहे हैं मार्कर का ये कैप और ये पेन, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं। ये दोनों को हम अटैच करेंगे तो एक बन जाएगा ये। तो परिभाषा यहीं से होगा ये, कोई एक वस्तु, एक कोई पदार्थ, वस्तु नहीं यहाँ पदार्थ बोलेंगे, कोई पदार्थ ए है और कोई दूसरा पदार्थ बी है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, ये ए बी का निर्माण कर देगा। अब बात आता है कि सर यहाँ पर 2 लिखें कि यहाँ पर 2 लिखें क्या, तो ये सब होता है, उसको हम बता रहे हैं। जैसे बहुत बच्चे गड़बड़ होता है उनको कि सर कहाँ पर 2 लिखें, कहाँ पर ये 3 लिखे, पता नहीं चलता है। तो ये सब होगा, ये भी सीखते चलेंगे हम लोग, ये एक करके सीखेंगे ये। तो परिभाषा पहले समझ लीजिए कि जब दो पदार्थ आपस में परस्पर अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम दिए थे C+O2। ये वायु की पर्याप्त मात्रा है। वायु की पर्याप्त मात्रा मतलब किसी वस्तु या पदार्थ को जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना पर्याप्त रूप में इसको मिलेगा, तब ये बनाएगा ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर उसी पदार्थ को जलाया जाए और वहां पर पूरा, जैसे कमरा में जलाए हम, बंद कमरा में, पूरा कमरा को पैक कर देंगे तो बाहर का वायु अंदर नहीं आ पा रहा है, तो जितना अंदर वायु था वो जला। अब उसको पर्याप्त मात्रा नहीं मिल रहा है, मतलब अपर्याप्त कह लीजिए, अपर्याप्त। तो वायु की अपर्याप्त मात्रा या सीमित मात्रा में ये क्या बनाएगा, ये CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर दो पदार्थ हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों को हम जला रहे हैं या मतलब अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो बना ये CO2। तो दो पदार्थ हैं और आपस में संयुक्त होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम CO2 बोले यहाँ पर जैसे, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये CO आ रहा है। और भी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, और एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर हम लिखे MgOH का Hal2 प्लस HCl। हालांकि ये चला जाएगा दूसरे अभिक्रिया में, फिर भी बता रहे हैं ये भी संयोजन ही है एक टाइप, लेकिन ये संयोजन में नहीं आएगा, ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया में आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए, उदासीनीकरण में चला जाएगा। ये एक और एग्जाम्पल का टाइप है। और भी लिख रहे हैं जैसे कि S+O2, ये बनाएगा ये SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो दो पदार्थ हैं आपस में संयुक्त होकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे, उसको हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो यकीन है आप समझ रहे हैं ये कि संयोजन मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ने के लिए कम से कम दो चाहिए, दो से अधिक तो रहेगा ही, लेकिन कम से कम दो चाहिए, और दो जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये इसको हम मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। संयोजन के बाद दूसरा आता है वियोजन अभिक्रिया। ये दूसरा नंबर आपका आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया या इसी का एक और नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन मतलब होता है टूटना, योजन माने जुड़ना, और उसके पहले वी लग गया मतलब टूटना। वियोजन का अर्थ है टूटना। इसके पहले जुड़ रहा था, जुड़ने के लिए कम से कम दो चाहिए, अब टूट रहा है तो कोई अकेले ही टूट जाएगा। जैसे अकेला ये आपका, ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कोई पदार्थ है ये, और ये टूटा तो कम से कम तो दो बनेगा, अधिक से अधिक इसको आप जितना पार्ट में रख सकते हैं, लेकिन कम से कम है तो दो पार्ट में ही टूटेगा ही। तो वियोजन अभिक्रिया क्या है कि कोई पदार्थ अकेला, जैसे कोई ये पदार्थ है ये, ठीक है, कोई पदार्थ ये टूटा, तो टूटने के लिए जैसे उष्मा दिए या कोई और भी केमिकल विधि द्वारा टूटा ये,
और टूट कर करके यहाँ पर दो पदार्थ बनाए। जैसे कि मान लीजिए पहले से यहाँ कोई AB के फॉर्म में ये यौगिक कंपाउंड के रूप में लिखा हुआ है, आपका फॉर्मूला ये हम जैसे हम बताएंगे, और ये टूट कर करके अपने अवयवी रूप में आ गया। अवयवी मतलब जो उसका मूल रूप है उसमें आ गया ये। जैसे कि लिखे यहाँ पर हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, इसको खड़िया भी बोलते हैं इसको। अब ये टूटा उष्मा पा कर करके, ये ट्रायंगल का साइन है, मतलब कि उष्मा दिया जा रहा है, यहाँ पर हीट किया जा रहा है इसको, और ये बना ये CaO प्लस CO2। तो कोई एक पदार्थ अकेले टूट कर करके दो नए पदार्थ का निर्माण करेगा, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको परिभाषा में पूछता है, नहीं तो फिर इसको ऑब्जेक्टिव में रिएक्शन लिख देगा और बोलेगा कौन सा क्रिया है, इसको पहचानना होगा आपको। तो 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से कलर करना होगा आपको। फिर तो वियोजन क्या बोले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया उसको कहते हैं। तो दूसरा नंबर ये हो गया। ये रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर में। ये करीब करीब आपको 10-11 के आसपास में है, सारा हम लोग देखते चलेंगे क्या कर करके। और ये वीडियो का पार्ट 1 है, ये लगातार आप देखते रहिए, प्रत्येक पार्ट में आपको मिलते जाएगा। ये तीसरा नंबर आपका आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उदासीनीकरण क्या है, इसको समझना है। परिभाषा इसका है कि अम्ल, दूसरा चैप्टर में पढ़ना है ये, लेकिन इसका परिभाषा यहाँ भी आ रहा है, इसलिए समझना है ध्यान से इसको। अम्ल और दूसरा पदार्थ है क्षार। अम्ल और क्षार परस्पर संयोग कर या संयुक्त होकर के अभिक्रिया कर करके ये बनाते हैं लवण और जल। इसका नाम उदासीनीकरण इसलिए है, उदासीनीकरण मतलब उदास, किसी का गुण नहीं, बिल्कुल उदास है ये। न तो इसमें अम्ल का गुण है और न इसमें क्षार का गुण है ये, ठीक है। तो इसको हम लवण बोलते हैं। ये अम्ल और क्षार परस्पर संयोग कर करके ये लवण बनाता है ये। तो लवण का गुण अलग है ये। जैसे कि अम्ल का गुण क्या होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और ये क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और ये लवण क्या होता है, नमकीन होता है। ये नमक, नमक का मतलब समझ लीजिए, या नमकीन कह लीजिए ये। तो न तो ये अम्ल का ही गुण धारण कर रखा है और न ही ये क्षार का ही, बिल्कुल इससे अलग है ये, मतलब उदास है ये, हटा हुआ है गुण है ये, इसलिए इसका नाम पड़ गया ये न्यूट्रल। जिसको आप इंग्लिश में बेटर शब्द में समझ सकते हैं, वर्ड में न्यूट्रल से इसको समझ सकते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, जो किसी का पक्ष न ले, बिल्कुल अस्थायी रहे, न्यूट्रल उसको बोलते हैं। तो ना तो ये अम्ल का रूप ले रहा है, नहीं ये क्षार करके, इसलिए इसको हम बोलते हैं उदासीनीकरण। परिभाषा क्या है कि अम्ल एवं क्षार परस्पर संयोग करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल एवं क्षार परस्पर संयोग कर लवण एवं जल का निर्माण करता हो, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी आता है, ये लघु में भी आता है। ये एग्जाम्पल इसका देखते हैं। ये सबसे पहले अम्ल लिखते हैं। अम्ल के लिए आप लोग पढ़े होंगे बेसिक, जैसे कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4, ये पेट में नहीं है, ये पेट में ही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, H2SO4 है। बैटरी में होता है, सल्फ्यूरिक बोलते हैं। फिर उसके बाद HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो अम्ल का मतलब ये कि जो स्वाद में खट्टा होती है, ये सबका स्वाद नहीं चखना है, ये सब में स्वाद चखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये बस इतना ये देखना है। इसको पता करने के लिए एसिड में जो प्रथम जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये नाम के पहले H दिखाई पड़ना चाहिए। या और भी जो है, इसको प्रयोगशाला में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इसको यदि हम जल में घुलाएंगे, थोड़ा सा इससे हट करके हम बता रहे हैं कि अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे कि ये अम्ल है। ये इसको हम जल में घुलाएंगे, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रवाहित इससे करते हैं यदि,
तो ये अपने आयनों में टूटेगा, ये H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यदि अम्ल से हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाए, यदि आपको वहां पर हाइड्रोजन आयन दिखाई दे दे तो समझ लीजिए वो पदार्थ कौन था, ये अम्ल है। ठीक है, यहाँ से भी आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन आयन मिलेगा। मतलब अम्ल जो है ये विस्थापित करता है कौन से पदार्थ को, तो हाइड्रोजन आयन को करता है। ठीक है, इतना समझ लेना है कि अम्ल से हाइड्रोजन आयन प्राप्त होंगे। अब देखते हैं हम क्षार। ये क्षार, क्षार में क्या होता है, जैसे हम पहला लिखे यहाँ पर ये NaOH, उसके बाद लिखते हैं CaOH का हॉल 2। तो हॉल 2 इसलिए आया है कि कैल्शियम का जो वैलेंसी है ये होता है 2। अगर आपको नहीं मालूम है तो 1 से 20 तक के सभी तत्वों का नाम परमाणु संख्या के साथ याद करिए और उसका वैलेंसी उसको देखिए, नहीं तो कमेंट करके बताइएगा, इस पर भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वैलेंसी यदि निकालने भूल रहे हैं तब। कैल्शियम का 2 होता है और OH का याद कर लीजिए 1 होता है। और जब फॉर्मूला लिखाता है तो वैलेंसी इंटरचेंज होता है, जिसको हम वैलेंसी इंटरचेंज रूल बोलते हैं। जैसे कैल्शियम का आपका 2, OH का आपका हो गया ये 1। अब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं ये इसका वैलेंसी के इलेक्ट्रॉनों का अदला बदली करेंगे। तो ये OH के पास 1 है, ये चला गया Ca के पास, तो Ca के पास 1 लिखे मत लिखिए, नहीं लिखते हैं इसको हम लोग। और ये आपका है OH, तो OH के पास यहाँ चला जाएगा 2, इसका 2 चला जाएगा OH के पास। इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम, और OH से पढ़ते हैं हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो इसमें क्यों नहीं 2 लिखाया है यहाँ पर, तो सोडियम का वैलेंसी 1 है, पीछे हम बताए हैं वीडियो में, और OH का भी 1 है, तो 1 से कैंसिल हुआ ये, तो यहाँ पर CaOH का हॉल 2 आएगा ये। ठीक है, और देख लेते हैं क्षार में MgOH का हॉल 2। इसको जब हम जल में लेकर करके करंट प्रवाहित करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, ये सोडियम धन आयन और OH हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। जितना वैलेंसी होता है उतना प्लस, जितना वैलेंसी उतना माइनस। जैसे इस पर 1 ही प्लस दिया है, इसका वैलेंसी 1 है, OH पर 1 ही माइनस लिखे हैं क्योंकि इसका वैलेंसी भी 1 है। अब यहाँ देख लेते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, जल लेकर के करंट प्रवाहित करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे Ca पर 2 प्लस, तो 2 प्लस इसलिए लिखे हैं कि इसका वैलेंसी 2 होता है तो 2 प्लस लिखाएगा। अब यहाँ पर OH लिखेंगे तो OH पर 1 ही माइनस लिखेंगे, तो बोलिए सर यहाँ पर तो 2 लिखे थे, यहाँ पर 1 लिखे थे, यहाँ भी 1 है, 1 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर 2 प्लस तो 2 माइनस होगा, तो यहाँ 1 ही माइनस लिखेंगे, इसका 2 परमाणु है तो आगे यहाँ पर 2 लगाएंगे हम लोग ये। चलिए, तो ये हम बता रहे थे अम्ल, आपको समझा रहे थे कि अम्ल क्या है। अम्ल जो है ये जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है तो उसको हम अम्ल बोलते हैं। और क्षार जो है ये जल में घुल कर करके क्या देगा, ये हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन। तो हाइड्रा ऑक्साइड आयन जिसको माइनस में लिखेंगे देने वाले पदार्थ को हम क्षार बोलते हैं, और हाइड्रोजन प्लस आयन देने वाले पदार्थ को हम अम्ल बोलते हैं। अब आते हैं उदासीनीकरण अक्रिया के परिभाषा पर, डेफिनेशन पर आते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, परिभाषा क्या है। परिभाषा है जब अम्ल एवं क्षार परस्पर संयोग कर लवण और क्या निर्माण करता है, जल का, तो उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला लिखे HCl, क्षार में लिखे NaOH, आप और भी ले सकते हैं, पहले एक देख लेते हैं। अब यहाँ क्या होता है, आयन टूटता है, बीच का बंधन क्या होता है, टूटता है। H जो है ये प्लस में, जनरली पहला वाला प्लस में रहेगा, ये इतना ध्यान में रखना है कि पहले वाला हमेशा प्लस में रहता है और बाद जो है वो माइनस में रहता है। ठीक है, ये आयनिक यौगिक हैं, और आयनिक यौगिक जो होते हैं ये एक धातु और एक अधातु से बने होते हैं। तो धातु पर प्लस चार्ज और अधातु पर माइनस चार्ज। तो पहला हो गया ये प्लस, बाद में माइनस, इसमें भी प्लस और बाद में माइनस। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसा नहीं करना, आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसे क्यों करना है ये। ठीक है, पहले प्लस बाद में माइनस हुआ, ये भी प्लस ये भी माइनस ही। अभी अपना पार्टनर चेंज करेगा ये, अभी H का पार्टनर Cl है ये, तो ये अपना पार्टनर चेंज करेगा, H का पार्टनर Cl है, इससे ये दुश्मनी करेगा, ये अपना पार्टनर बनाएगा OH को,
ये तो खुद प्लस है तो दूसरे वाले के पास जाएगा माइनस वाले का। तो H और OH जो है अभिक्रिया करके बनाता है H2O। अब ये जो पार्टनर इसका बच रहा है, H हटा दिया था पार्टनर के रूप में और OH भी हटा दिया अपना पार्टनर Na को, तो ये पार्टनर अपना इसको बनाएगा। ये तो पहले हम प्लस लिखेंगे, तो पहले प्लस वाले को लिखेंगे Na लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे Cl लिखेंगे NaCl प्लस H2O। ये ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। NaCl को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हिंदी में लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड लिखते हैं ये, जिसको हम साधारण नमक भी कहते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। ये साधारण नमक है ये, ठीक है, साधारण नमक। और H2O मतलब तो जल हो गया ये। और भी लिखते हैं यहाँ पर, जैसे लिखे H2SO4 प्लस MgOH का होल 2। ठीक है, H2SO4 क्यों लिखा है? H का वैलेंसी 1 होता है, SO4 का वैलेंसी 2 होता है। तो जब पूरा फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे तो वैलेंसी इंटरचेंज करेंगे, वैलेंसी अदला बदली करेंगे। तो ये वाला 2 चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास। ठीक है, तो अब जब लिखेंगे हम H, तो H के पास आ गया 2 तो हो गया H2SO4 के पास ये 1 है, 1 नहीं लिखते, इग्नोर करते हैं, तो H2SO4 हो गया ये। ठीक इसी प्रकार से यहाँ बता रहे हैं MgOH का होल 2 कैसे आया है। तो सबसे पहला एक तत्व है Mg और एक आपका OH है, ये दोनों में रिएक्शन हुआ ये। तो Mg मतलब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है और OH का वैलेंसी 1 है, याद रखना होगा ये, जहां भी OH आएगा एक ही होगा ये। अब जब एक ही रूप में लिखेंगे हम लोग, जब इसको यौगिक के रूप में, अणु के रूप में लिखेंगे, तो ये अपना वैलेंसी क्या करता है, इंटरचेंज करता है, जिसको हम वैलेंसी इंटरचेंज रूल भी बोलते हैं ये। तो Mg और ये हो गया OH। ठीक है, तो Mg के पास तो 1 आ गया था, इसके पास 2, लेकिन ये 2 चला गया। इंटरचेंज मतलब होता है अदला बदली, एक दूसरे को दिया फिर दूसरा उसको दिया, ये इंटरचेंज। तो Mg के पास ये 1 आ गया तो 1 हम नहीं लिखेंगे। OH के पास ये चला गया कितना, 2 चला गया ये, तो यहाँ हो गया MgOH का होल 2 है। तो ये आपको हम बताइए इसका फॉर्मूला कैसे आया ये। अब दोनों के बीच में क्या होता है, आयन टूटता है ये। ठीक है, H प्लस में SO4 माइनस में, तो यहाँ 1 माइनस नहीं रहेगा, 2 माइनस रहेगा, क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी 2 होता है और जितना वैलेंसी होगा उतना ही इस पर आयन आता है। ये Mg पर 2 आयन आएगा और ये प्लस में आएगा, क्योंकि Mg धातु है तो धातु पर प्लस चार्ज और अधातु पर, ठीक है, या ऋणात्मक आयन है उस पर माइनस आ जाएगा। ये OH है, ये SO4 मूलक है, ये OH इस पर भी माइनस आ जाएगा, इस पर 1 ही रहेगा ये। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अपने पार्टनर को चेंज करते हैं। जैसे अभी H का पार्टनर SO4 है ये, तो इसको हटाएगा ये। ठीक है, अब ये H जाएगा इसके पास OH के पास, तो बनेगा ये H2O। मतलब याद रख लेना है कि अम्ल और क्षार रहेगा, जैसे कि पहले H दिखाई दे दे और क्षार में OH दिखाई दे दे, ये तो जल तो बनेगा ही बनेगा, फिक्स है ये। और बाकी ये बच गया, यहाँ पर Mg बच गया और ये SO4 बचा, ये H और OH मिल करके तो बन गया H2O। अब SO4 बचा है और Mg बचा है, तो सबसे पहले प्लस वाला लिखते हैं, धन आयन, उसके बाद ऋण आयन लिखते हैं। तो Mg पहले लिखिए, प्लस वाला लिखिए, उसके बाद में हम लिखेंगे SO4 लिखेंगे, MgSO4। ठीक है, अब यहाँ पर क्यों नहीं हम ब्रैकेट में 2 ये सब लिखे, इसका कारण है Mg का वैलेंसी भी 2 है, SO4 का भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, या चेंज करेंगे तो दोनों के पास तो 2 ही रहेगा और अंत में ये कैंसिल हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, MgSO4 ही रहेगा ये। इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और जब नोट करिएगा कॉपी में तो ये सब प्लस और ये सब नहीं लिखना है, फ्रेश रूप में लिखना है, ये समझाने के लिए किया गया है ये सब। ये मतलब ये सब नहीं लिखना होगा आपको, HCl लिखना होगा, ये एग्जाम में NaOH लिखना होगा, यहाँ भी ये सब नहीं लिखना है, ये सब समझाने के लिए किया गया है। ये सब क्या था यहाँ पर, ये H2SO4 प्लस MgOH का होल 2, MgOH का होल 2। तो ये हो गया आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये तो 3 अभिक्रिया बताए हैं, और भी आगे हैं। ठीक है, चौथा नंबर जो आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे ये। ठीक है, चौथा नंबर आपको 4th नंबर अगले वीडियो में बताएंगे, ये पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि ये सबको लाभ मिल सके ये। चलिए ठीक है, थैंक यू।